आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात में। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस को बैठ के शेयर और डिस्कस करते हैं, जो कि सोसाइटी में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट ला रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैसे लेडीज़ हर चीज़ में बहुत सपोर्टिव होती हैं और कैसे इंडियन पॉलिटिक्स लेडीज़ को सपोर्ट करता है और लेडीज़ इंडियन पॉलिटिक्स को। तो आज हम बात करेंगे हमारी गेस्ट सदफ खान जी से। आइए मिलते हैं। तो नमस्ते सदफ जी। नमस्ते सदफ जी, वापस थोड़ा बहुत जो आप हमारे दर्शकों को वापस बता पाएँ अपने बारे में प्लीज़। हेलो गाइस, मेरा नाम सदफ है और मैं बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ और फ्रीलांस जर्नलिस्ट का काम कर रही हूँ इस टाइम पे। और उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत सोशल सेक्टर में काम कर रही हूँ, जो कि अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी चला रही हूँ जिसमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही हूँ। पॉलिटिकल मेरा इंटरेस्ट है। 2017 और 2022 में मैंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, पंचायत इलेक्शन और छात्र संघ इलेक्शन। उसके अलावा भी कोशिश कर रही हूँ कि महिला राजनीति में अपनी हिस्सेदारी या अपने इंटरेस्ट को कैसे बनाकर आगे काम कर पाऊँ। तो आज का हमारा बहुत ही डीप जो टॉपिक है वो जाएगा लेडीज़ पॉलिटिक्स की तरफ। क्या इम्पोर्टेंस है लेडीज़ पॉलिटिक्स की। तो जैसे आप भी पॉलिटिक्स में हैं, आप सोशल वर्क में भी बहुत काफ़ी इन्वॉल्व हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक महिला को पॉलिटिक्स के अंदर? एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो यही है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन की कमी है। ओवरऑल इंडिया में हम देखते हैं कि विमेंस का पार्टिसिपेशन हमेशा से बताया गया है, रहा भी है। चाहे वो हम आज़ादी के पहले की देख लें कि जब एक समिति बन रही थी उसमें भी महिलाएं थी, संविधान लिखा गया उसमें भी 15 महिलाएं थी। फिर हमारी जो पहली प्रधानमंत्री थी वो भी 15 साल के कार्यकाल में रही हैं, मतलब उनका इतना लंबा दौर रहा है प्रधानमंत्री के तौर पे। लेकिन फ़िलहाल में भी कहीं ना कहीं वही विमेन पॉलिटिक्स पे क्राइसिस इस तरीके से देखे गए कि 33% रिजर्वेशन लाना पड़ा। उसके बाद भी डिजर्विंग कैंडिडेट को वो चीज़ें मिल पाएंगी नहीं मिल पाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल में जो चीज़ें हैं कि चैलेंजेस की बात है तो वो रिप्रेजेंटेशन ही मुझे लगता है, क्योंकि हमारा स्पेस ही नहीं है, हमारा हमको उतने काबिल तरीके से सोसाइटी देख ही नहीं रही है कि एक महिला होने के तौर पे, एक लड़की होने के तौर पे मैं भी सत्ता में बैठ सकती हूँ, मैं भी पॉलिसीज़ बना सकती हूँ, मैं भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और एज अ गुड स्पीकर मैं लोगों के दिल में, मन में और उनके काम में अपनी जगह बना सकती हूँ। तो स्पेस और रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करना पड़ेगा और वही सबसे बड़ा है। दूसरा ये लगता है कि सेफ्टी के पर्पसेस देखे जाएँ तो विमेन सेफ्टी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक डायलॉग सुना होगा कि औरत वो खाली पेज है जिस पे एक छींटा भी जाता है तो वो पूरा भद्दा हो जाता है एक कागज़। तो पॉलिटिक्स वैसे ही है कि अगर आपको किसी भी औरत पे, लड़की पे कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा है ना, तो उसके कैरेक्टर को घेर लो। उसके बाद या तो वो खुद वापस चली जाएगी या फैमिली, सोसाइटी को कहीं ना कहीं उसको डिमोटिवेट कर देंगे उस तरीके से। मतलब उसके साथ रिएक्शंस ऐसे आने लगेंगे सोसाइटी के कि वो पॉलिटिक्स को एक गंदे दलदल की तरह देखेगी। तो इन सारी चीज़ों पे मुझे लगता है कि यही चैलेंजेस ज़्यादा हैं। आपने जैसे चैलेंजेस वगैरह बताए, पहले भी हमें जैसे स्कूल में बताया जाता है कि पंचायत में हमें एक लेडी की ज़रूरत होती है, 5 में से 1 लेडी होना ज़रूरी है। तो ओल्डर जो हमारे भारत की पॉलिटिक्स थी और जो अभी आ रही है, जो अभी बन रही है और जो भी है करेंटली, उसमें क्या आपको डिफरेंसेस पता पड़े? एक्चुअली अभी जो दौर है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है और ज़्यादातर लोग उसी से इन्फॉर्मेशन या उसी पे अपने आप को एक्सप्लोर करने के दौर में ज़्यादा जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर मेरी स्किल्स हैं, अगर मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली दिखा सकती हूँ, मुझे तीसरे और चौथे इंसान को सीढ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जो पिछला हम पढ़ते हैं किताबों में कि प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट का जो दौर था, वो कहीं ना कहीं विमेंस को उस तरीके से देख रहा था कि ऑफकोर्स ये आके राजनीतिक जो राजनीति का ये हिस्सा बनेंगी डेफिनेटली, तभी वहाँ से शुरुआत की गई। और चाहे वो शिक्षा के लिए हो, सामाजिक एकता के लिए हो या फिर पॉलिटिक्स के
पॉलिसी मेकिंग और संविधान को बनाने में, या फिर राजनीतिक तौर पे एक प्रधानमंत्री बन के पूरे देश को चलाने में हो। तो विमेंस की पॉलिटिक्स में ज़रूरत तो हमें पहले से ही समझ में आ रही थी, तभी वो चीज़ें शुरू हुई। लेकिन जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वही है कि या तो आपके कनेक्शंस इतने अच्छे हों या फिर आपके पास पावर और पैसा हो, तो वो कहीं ना कहीं लैक करता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन काम देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल में डिजिटल दौर और सोशल मीडिया के दौर में हमारा काम देखने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का अपना ओनर हो, रिप्रेजेंटेटिव हो या हेड ऑफ द पार्टी हो, उनको हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं से टैग करके मीडिया के थ्रू या अपने पोस्ट के थ्रू, अपने काम के थ्रू रीच कर सकते हैं, जो पहले पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन देखा जाए तो उतनी ही कंट्रोवर्सी आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया एक कंट्रोवर्शियल स्पेस भी क्रिएट करता है कि जितना अच्छा बोलने वाले हैं उससे डबल आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचने वाले भी हैं, चाहे वो फिर सोसाइटी हो, फैमिली हो या फिर रिलेटिव्स हो या कभी कभी फ्रेंड्स भी हों कि क्या इस चीज़ में पड़ी हो और इससे कुछ नहीं होगा। और ऑफकोर्स ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस है। हम सोच के आ रहे हैं कि हमने 10 साल काम कर लिया, हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे, हो सकता है आपको टिकट ही ना मिले, तो आपके वो 10 साल 1 सेकंड में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर 5 साल उसके लिए काम करना होगा और उसमें भी आप जीतोगे नहीं जीतोगे, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है सारी चीज़ें। लेकिन ज़रूरत हमारे देश को महिला राजनीति की हमेशा से थी, चाहे वो 33% बिल की बात कर लो, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लो या फिर प्रेसिडेंट की बात कर लो। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जिसपे महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं और उन्होंने किया भी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, पंचायत के ले लो, नगर पंचायत के ले लो, पालिका के ले लो या फिर विधानसभा के भी हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो पुराने तौर की राजनीति है ना कि पति पिता इस तरीके से वो सामने आते हैं और महिला आरक्षण का इस्तेमाल अपनी बीवियों के, बेटियों के, बहुओं के फेस के तौर पे करते हैं। जैसे हमने 33% जो आरक्षण के बारे में बताया, उससे क्या चेंजेस आ सकते हैं, मतलब क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं? एक्चुअली देखिए, विमेन रिजर्वेशन तो हमेशा से था और विमेन रिजर्वेशन की बात भी काफ़ी पहले की गई थी और उसके बाद पंचायत से लेकर लोकसभा तक में हर जगह विमेन रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट्स आती है। लेकिन ये 33% जो बिल लाया गया है वो अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले लाया गया है। तो अगर वो लोकसभा इलेक्शन में ये बिल के अकॉर्डिंग सीट्स देते तो वो हो सकता था कि होप और ज़्यादा बनी रहती। लेकिन अभी 5 साल बाद उसको लागू करना कहीं ना कहीं वो एक झुंझुना पकड़ा देने की तरह है कि आप मेहनत करें, आप राजनीति में आए और आपको वो 5 साल बाद 33% के तौर पे सीट मिलेगी। लेकिन वो सीट आपको मिलेगी या किसी मंत्री विधायक की पत्नी और बेटी को मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 33% रिजर्वेशन बिल में वो महिलाएं भी शामिल होंगी जो किसी नेता के घर से होंगी और हम लड़कियां और हम औरतें भी शामिल होंगे जो अपने अपनी जगह पे छोटे छोटे काम करके राजनीतिक दौर का या राजनीति का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। उस चीज़ को हम किसी तरह के रोक सकते हैं क्या? क्योंकि जैसे कई आप जैसे बता रहे हैं कि इतने साल काम करने के बाद भी लोगों को वो प्लेटफॉर्म या वो पोजीशन नहीं मिल पाती है। इसमें आपने जैसे ये भी बताया कि इतने साल काम करने के बाद और 33% इतने बाद में लागू करने में क्या हो सकता है इसमें, मतलब हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं कि वो अपने लोगों को ना फिट करके, ऑब्वियसली अगर कोई डिजर्विंग है तो वो बिल्कुल जाए, भले ही वो किसी की पत्नी हो या जो भी हो, या उनकी बेटी हो, बट अगर कोई डिजर्विंग नहीं है उस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? एक्चुअली उसके लिए ना सबसे पहले हमको खुद तैयार होना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ काम करने के बाद, इतना टाइम देने के बाद और अपना बेस्ट करके यानी जनता के बीच में पकड़ बनाने के बाद भी इस तरीके का व्यवहार हो रहा है या इस तरीके से हमारे साथ सिर्फ भेदभाव हो रहा है कि हम राजनीतिक परिवार से नहीं है तो राजनीतिक परिवार के सदस्य को वो मौका मिल रहा है, तो इसके लिए हमें खुद समझना होगा, अभी से अवेयर होना होगा, अपनी जनता तक ये बात पहुंचानी होगी कि वो आपसे, आपके नाम से, आपके काम से जुड़े। क्योंकि एक बार आपके लोग आपके लिए खड़े हो गए तो ऑफकोर्स वोट भी वहीं से आते हैं और सीट भी वहीं से आती है, जितना मेरा मानना है। और पार्टी भी कहीं ना कहीं तभी सपोर्ट करती है जब आपके पास
कोई ऐसा सपोर्ट हो, आपके पास ग्राउंड लेवल पे काम हो और लोगों का सपोर्ट हो। और दूसरा, अगर इस तरीके की स्थिति बन भी जाती है तो मुझे ये लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आप आगे आइए, आप बोलिए उस चीज़ पे, और जब तक आप नहीं बोलेंगे और आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि कोई बात नहीं, अगली बार देखा जाएगा, फिर और अगली बार देखा जाएगा, तो मे बी एक बार जो हो गया है, 2 बार वो हो गया है, वो कंटिन्यू ही रहेगा और वो जनरेशन वाइज कंटिन्यू रहेगा। तो डे 1 से अगर 33% बिल के बाद भी इस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं तो हमको उस बिल पे, उस सत्ता पे और उन पार्टी पे बोलना पड़ेगा और उसके लिए अपने लोगों के साथ आगे आना पड़ेगा। बेसिकली अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ेगा, Exactly. अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे इंडिया को बहुत ही डाइवर्स माना गया है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, तो कल्चर, नॉर्म्स, बिलीफ सबके डिफरेंट होते हैं, तो ये एक लेडी के पॉलिटिकल करियर को कैसे इफेक्ट करता है? एक्चुअली जैसे हम केरला साइड की पॉलिटिक्स देखें तो वहाँ का कुछ अलग तरीका है, वहाँ पे लोग एजुकेटेड हैं, लोग उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन वहीं हम मध्य प्रदेश में देखें या बिहार और उत्तर प्रदेश में देखें तो महिलाओं को टाइम लग गया इस तरीके से पब्लिक फिगर बनने में। और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी देखें कि मालवा कुछ और है तो बुंदेलखंड कुछ और है। बुंदेलखंड का जो पार्ट है वो आज भी पर्दा प्रथा से चलता है, पुरुष प्रधान समाज से चलता है, लंबड़दारों की पहचान से चलता है, फिर पावर, पैसा और गुंडागर्दी, ये वहाँ की राजनीति ज़्यादा समझ में आती है क्योंकि उस क्षेत्र का इतिहास ही ऐसा रहा है। तो जो पॉलिटिकल वे है ना महिलाओं के चैलेंजेस का, वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स डाइवर्स है। अगर हमारे यहाँ की औरत बहुत आसानी से पब्लिक फिगर में नहीं आ सकती है, लोगों का एक्सेप्टेंस उनके लिए उतना इजी नहीं होगा जितना मे बी भोपाल का हो जाए, इंदौर का हो जाए। लेकिन बुंदेलखंड में आप देख लीजिए, सागर संभाग होने के बावजूद भी पॉलिटिकल करियर के लिए लोग बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आगे आएंगे। और औरतों के साथ तो ये उनकी मानसिकता या मेंटलिटी में सेट ही नहीं किया जा रहा है कि पॉलिटिक्स भी एक कैरियर है, तो वो कैसे अपनाएंगी? तो मेन प्रॉब्लम तो वही है कि हम उसको कैरियर सोच ही नहीं रहे हैं। या तो हम उसको राजनीति सोच रहे हैं जो कोई एक ग्रुप के लिए छोड़ देते हैं दूसरा, या फिर हम उसको ये सोच रहे हैं कि वो एक दलदल है जिसमें फंसते जाएंगे तो फंसते जाएंगे। तीसरा ये सोच रहे हैं कि गुंडागर्दी है, पैसों का खेल है, लेकिन हम कैरियर नहीं बना रहे हैं। ये भी बोल सकते हैं कि अरे तुम फंस जाओगी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, होता है, यही होता है। मतलब जो लोग हैं उनके साथ आज भी होता है, तो जिनको आना है उनके साथ तो हर तरीके से होता है। इवन ये चीज़ें फैमिली से ही शुरू होती हैं, नो डाउट कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये क्या करना है, यूपीएससी कर लो, बैंकिंग में चली जाओ, यहाँ तक कि अब तो ये भी बोलने लगे हैं कि स्पोर्ट्स में चले जाओ, डांस में चले जाओ, पॉलिटिक्स में क्यों जाना है। पॉलिटिक्स को हम करियर की तरह देख ही नहीं रहे। इवन ऑफ कोर्स मैं तो पॉलिटिक्स को करियर ही मानती हूँ और मैं अपना जो लॉन्ग लास्टिंग करियर देखती हूँ वो होपफुली पॉलिटिक्स को ही देखती हूँ। मैं चाहूँगी कि मैं उस लाइन में एक दिन मतलब एक पब्लिक फिगर की तरह, एक कैरियर की तरह लोगों के सामने आऊँ कि इसमें भी कैरियर है और लड़कियों का सेफ कैरियर है पॉलिटिक्स। तो हमें पहले तो पॉलिटिक्स को कैरियर में ऐड ऑन करना होगा, उसके बारे में थोड़ी अच्छी बातें करनी होंगी, उसके बारे में लड़कियों को जो अपना एक माइंडसेट तैयार कर चुकी है ना कि राजनीति का हिस्सा नहीं बनना, राजनीति में नहीं पढ़ना और इस तरीके के माहौल में नहीं रहना, अरे वो तो ऐसी प्रवचन दे रहे हैं, इस तरीके की थोड़ी सी चीज़ों से ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि कई इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पकाऊ होते हैं, तो हम उनको लेके हर एक कंडीशन को जज ना करें, क्योंकि आपके पेपर देने से लेके, आपके पेपर लीक होने से लेके, आपके सिलेक्शन से लेके हर एक चीज़ में राजनीति है। तो आप कुछ भी पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, लेकिन जब तक राजनीतिक रूप में उस चीज़ का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो आप भी कहीं ना कहीं दूसरे कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हाँ, जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, लेडीज़ के लिए पॉलिटिकल करियर और प्राइवेट अपना जो उनकी लाइफ है वो उसको कैसे अलग रखती हैं जो अभी करेंटली हैं हमारे बीच में पॉलिटिक्स करियर में? एक्चुअली जैसे मैं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना शुरू हुई हूँ, तो मैं अपना ही बोल दूँ कि पॉलिटिक्स कमाने का ज़रिया नहीं है।
और पॉलिटिक्स में आपको ये मोह माया छोड़ के आनी होगी कि इतना पैसा आ जाएगा, उतना पैसा आ जाएगा, जब आएगा तब आएगा। लेकिन शुरू में जो आपके 5-10 साल है ना, वो तो आपको समर्पित हो जाने चाहिए, उसके बाद ही पॉलिटिकल करियर शुरू होता है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फैमिली का अपना प्रेशर होता है, फाइनेंस का अपना प्रेशर होता है। आप शादीशुदा हो तो फिर तो ऐसा है डबल फैमिली, और फिर बच्चे अगर हैं तो उनका प्रेशर है कि उनको देखना है, बच्चे नहीं हैं तो फिर ये है कि फैमिली कैसे आगे बढ़ानी है। तो जितना भी मैं लोगों को देखती हूँ या महिलाओं, जितनी भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं हमारी, जिस किसी से भी मिली हूँ, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी हुई, या फिर ये शोभा ओझा हुई कांग्रेस की, सुप्रिया शिनेट हुई, अलका लांबा हुई, नेहा बग्गा हुई, तो ये कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, और वो हर तरीके से चीज़ें बताती हैं कि कितना ज़रूरी है बैलेंस होना। लेकिन उस बैलेंस को करने में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपका लाइफ पार्टनर या तो उस फील्ड का हो या फुल टाइम सपोर्टेड हो, क्योंकि ऐसी चीज़ है ना कि डॉक्टर को कभी भी बुला लिया जाता है कि आओ ऑपरेशन करना है, तो पॉलिटिशियन को कभी भी बुला लिया जाता है कि चलो धरना देना है। तो इस तरीके का माहौल है, बहुत अनफॉर्चुनेट माहौल है। तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंस का क्राइसिस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लड़कियों के लिए पैसा, हम मतलब एक आगे बढ़ने के लिए या खाना पीना करने के लिए बाद में मैटर करता है, आज़ादी से जीने के लिए पैसा ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर मैं आज यहाँ हूँ तो अगर मैं कमा रही हूँ तो मुझे किसी की वो नहीं है कि भाई कोई हेल्प कर दे, नहीं कर दे, कोई मेरे को रेंट दे दे, कोई मेरे को खाना दे दे। अगर मैं कमा रही हूँ तो मेरी फैमिली भी मेरे सपोर्ट में, सोसाइटी भी ये बोल रही है कि हाँ लड़की अच्छा खासा कमाती है तो लड़की अच्छी है। लेकिन लड़की अगर परिवार से पैसा मांग मांग के राजनीति कर रही है तो फिर ये है कि बेटा तुमने बर्बाद कर दिया, ठीक है, कि पता नहीं तुम कहाँ पे क्या कर रही हो, क्या चाहती हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपना कैरियर ही डिसाइड करना होगा कि अगर राजनीति करनी है तो फिर ये सोचना नहीं है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसे अनवांटेड हैं, सडनली हैं। और दूसरा ये कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में हो, वेदर इट इज़ फैमिली और पार्टनर, वो सपोर्टिव हो। सेम कैरियर लाइन का हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें भी अपनी चीज़ें देखी जाती हैं कि पति के नाम से चलने लगता है। रिसेंटली केस है कि जया बच्चन ने ही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क दिया है कि आप जया बच्चन बोलते तो अच्छा लगता, जया अमिताभ बच्चन क्यों बोल रहे हैं। इस तरीके का उनका स्टेटमेंट है कि वुमेन, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, या जितनी बड़ी भी आइडेंटिटी क्रिएट कर ले, लेकिन पति अगर उसी फील्ड का है, उससे थोड़ा ठीक ठाक अपने आप को वो करता है, तो उनके नाम से ही आपको जाना जाएगा। बल्कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, मतलब दोनों ही तरीके से सेम है इंडस्ट्री को लेके। लेकिन उस तरीके से संसद में ऐसा सवाल उठाए तो वहाँ उठ सकता है। तो आप गांव की कंडीशन जानिए ना, कि वहाँ पे तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन की कोई बात ही नहीं करता है। तो वही चीज़ है कि पार्टनर के सेम करियर में होने से भी ये चीज़ हो जाती है कि फिर आपको उसी का नाम मिल जाता है, ठीक है, भले आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो। तो एक वो भी सवाल है कि हमारी अपनी पहचान दब जाएगी, हमारी अपनी पहचान चली जाएगी, या फिर आपको उसका ही फिगर बन के चलना पड़ेगा कि उसने जहाँ धरना दिया हमको भी वहीं बैठना है, उसका अपना जो आइडियोलॉजी है हमको भी वही लेके चलना है। इस तरीके का भी सीन होता है। तो बहुत सारे ऐसे अनबैलेंस रहती है सिचुएशंस। लेकिन वही है कि आप काम रहिए, जितना भी हो सके आप काम रहिए, और अपने आप को एक स्टेबल सिचुएशन में रखना होगा, चाहे वो मतलब लड़की के लिए हो या औरत के लिए हो, और पर्सनल लाइफ उसी बैलेंस से चलेगी। तो मुझे जितना देखने में या अपने उसमें लगा, तो मेरा भी ये है कि मेरे पेरेंट्स को ये है कि मैं अपना साइड से खर्चा चला लेती हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें करती हूँ, तब तक ओके है। लेकिन मैं यही सारी चीज़ें करने में उनके ऊपर डिपेंड हो जाऊँगी तो हो सकता है उनको भी इन चीज़ों से परेशानियाँ हो या जैसा भी हो, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी भी एक अपनी लिमिट होगी। चैलेंजेस बहुत हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं, बट कुछ फ़ायदा पॉलिटिकल सिस्टम का ज़रूर होगा जो वो लेडीज़ को सपोर्ट करता होगा, वो क्या है? ऑफ कोर्स है फ़ायदा। तो पहली बात तो यही है कि औरत होके औरतों को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि आप 50 लड़के लाके खड़े कर दो और एक लड़की आके बोल दे
तो उसका वजन कुछ और होता है और बाकियों का वजन और कुछ होता है। वैसे प्रोटेस्ट में देख लो, 10 स्टूडेंट निकल जाए जिसमें से 4 लड़कियां होती हैं, तो 4 लड़कियों पे ज़्यादा नज़र जाती है कि लड़कियां निकली हैं, महिलाएं बाहर आई हैं। क्योंकि आप देखिए शाहीन बाग का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ वो क्यों एकदम से इतना ट्रेंड में आया, क्योंकि औरतों ने शुरू किया था। औरतें घर के बाहर निकली, चाहे वो माइनॉरिटीज़ की हों, मेजॉरिटी की हों, जिस भी कास्ट और कम्युनिटी की हों, लेकिन औरतें बाहर निकली। किसान आंदोलन औरतों को बाहर लेके आया। तो जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है ना, वो अपने आप अटैच करता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस चीज़ से फ़ायदा है कि एक औरत खड़े हो जाने से पूरा समाज सुनने को तैयार हो जाता है। महिलाओं को भी ये चीज़ है कि अगर आपकी स्किल्स है, आपकी अपनी बोलने की कला है, या बात को रखने की कला है, या अपनी रिसर्च है, या जिस भी टॉपिक पे आप या जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, तो वो उन पार्टी को डेफिनेटली फ़ायदा दिलाएगा। क्योंकि वही है ना कि औरत अपने आप में बहुत कुछ है। बोलते हैं ना कि हर इंसान के पीछे लेडी का हाथ ज़रूर होता है। लेडीज़ हमेशा हर किसी को हर क्षेत्र में मदद करती ही हैं, और ऐसे ही साइड बाय साइड दोनों सब हाथ मिला के चलते हैं करियर वाइज हर फील्ड में। भले ही वो सिस्टम हो, भले ही वो आपका करियर हो, भले ही वो आपके परिवार वाले हों। सदैव ये तो हो गई बहुत सीरियस बातें, थोड़ा सा फनी लाइटर मोड पे जाएंगे हम। क्या लगता है कि अगर पार्लियामेंट में सिर्फ लेडीज़ हों तो क्या चेंजेस आएंगे? सफाई अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो अभी देख लो आप पार्लियामेंट की स्थिति बारिश में किस तरीके से हो रही है, तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सुधरेगा और डिसिप्लिन आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो जहाँ है, जो जिस टाइम पर है, वो उन चीज़ों में सुधार होगा। और चाय की वैरायटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, हर चीज़ की अपनी पसंद होती है। हाँ। तो महिलाएं थोड़ा सा ज़्यादा रिजिड होती हैं उन पसंद को लेके। हाँ। तो वैरायटी ऑफ चाय इन पार्लियामेंट टाइप्स कुछ चल जाएगा, मुझे लगता है। काफ़ी चीज़ें मतलब स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में हो जाएगी। क्या लगता है कि अगर लोकसभा, राज्यसभा व्हाट्सएप पे चलने लगे? डिबेट का पैमाना बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। और शुरुआत में ही हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग वाले जो मैसेजेस के साथ एक लंबा ज्ञान भेजेंगे पार्टी के साइड से कि इसको इसलिए अपनाएं और इसको इसलिए छोड़ें। तो और फिर लास्ट में जो चीज़ें ऐसे ख़त्म होगी ना, तो वो नाइट पोल की तरह ख़त्म होगी कि सुबह इस बात पे चर्चा होगी और आज के मुद्दे में इतने लोग सपोर्ट में और इतने लोग अगेंस्ट में। कोई ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस है क्या जो अगर अभी नहीं हो पॉलिटिक्स में और अगर आए तो वो धमाल मचा सकती हैं? विद्या बालन और रानी मुखर्जी, मुझे ये लगता है क्योंकि इनका जो अपना रिप्रेजेंटेशन है ना, वो मतलब जनरली हमने मूवीज़ में देखा है, लेकिन जो सीरियस मूवीज़ हैं या जो मैसेजिंग कंटेंट रहता है मूवीज़ में, तो इनकी मूवीज़ में थोड़ा बेस दिखता है कि हाँ ये थोड़ा सा ऐसा है कि उस तरीके की वॉइस रखती हैं जो पार्लियामेंट में भी मे बी ज़रूरत है। कंट्रोवर्सीज में भी ज़्यादा हमने उनको देखा नहीं है, जो मुझे लगता है ऐसा। कोई एक ऐसा हिंदी इंडियन सॉन्ग जो कि लेडीज़ के रैली में बिल्कुल फिट बैठे और वो उसको अपनी एंथम जैसा बना पाए? मे बी देसी गर्ल, वोट फॉर देसी गर्ल। तो उस तरीके का है जिनको ऐसा लगता है कि देसी गर्ल ज़रूर आ सकता है आगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वोट करिएगा। कोई ऐसा टीवी सीरियल जो कि सिर्फ जिसमें लेडीज़ हों, पॉलिटिक्स दिखाया जाए उसमें और 3 बार पलट चल रहा हो, तो वो उसका नाम क्या लगता है, क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स नेता बहू, क्योंकि प्यारी बहू, लाडली बहू, लाडली बेटी इस तरीके का तो रहा है। तो मे बी जो स्टार प्लस और कलर्स वाले लोग हैं तो इस तरीके का ही देखेंगे कि बहू जुड़ी हो, ठीक है। हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली वो औरत का एक जो लास्ट डेस्टिनेशन देखते हैं ना, वो बहू के रूप में देखते हैं। तो वो बहू होना इम्पॉर्टेंट है। अब उसके आगे नेता लग जाए, पायलट लग जाए, कुछ भी लग जाए, चलेगा उनको। तो मतलब मिहिर वापस तीसरी बार जरूर आएगा। तो कुछ थोड़े सीरियस क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि हम नारी शक्ति वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, तो
उस वर्ड से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है? हम ये काफ़ी बार सुनते हैं, नारी शक्ति। एक्चुअली ये वर्ड ना कनेक्ट कर जाता है, क्योंकि वेमेन एक वे में इमोशनल होती है। उनको कुछ सीरियस बात बता देंगे, लिटरली उनके गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि हे भगवान ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा है। तो वो ये है कि रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप एक शक्ति हो, आप वो शक्ति हो जिससे संसार चल रहा है, तो आप वो शक्ति भी बन सकते हो जिससे समाज और देश भी चल सकता है। तो उस शक्ति कनेक्शंस बनाता है, मुझे लगता है, क्योंकि हम जिस तरीके से देखते हैं ना कि किसी भी औरत को आप इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हो और कर रहे हो, तो वही चीज़ है कि शक्ति उनको पावर भी देती है, इमोशंस भी देती है। तो उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कि हम महिला शक्ति, यानी महिलाओं का वो ग्रुप जो एक शक्ति के तौर पे इस देश के लिए काम करेगा। कितना ज़रूरी है यंग गर्ल्स के लिए पॉलिटिक्स की पावर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना कि मैं अगर पॉलिटिक्स में आती हूँ तो मैं क्या चेंजेस ला सकती हूँ और मुझे क्या चेंज लाने हैं। उस चीज़ को पैसे से ना वो करके हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उसको लें, वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो अवेयरनेस को। एक्चुअली सबसे पहले तो हमको यही समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं, स्पेसिफिकली आपने जो बात की है कि गर्ल्स की, यंग गर्ल्स की, तो कहीं ना कहीं वो भाग रही हैं इस चीज़ से। अगर जो इंटरेस्ट ले रहा है वो बहुत छोटा सा परसेंटेज है, लेकिन बाकी लड़कियां इस चीज़ से भाग रही हैं क्योंकि उनको ये बेमतलब की चीज़ें दिखती हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि विदाउट पॉलिटिक्स आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स के ही जो पैमाने हैं उस पे ही आपकी लाइफ और आपका जो सिटीज़न होने का एक दायित्व है यहाँ को हिंदुस्तान के लिए, वो वहीं से चलता है। वो सारी चीज़ें पॉलिसी के थ्रू ही आ रही हैं, चाहे वो आपकी फिर सेफ्टी हो या फिर आपकी एजुकेशन हो या आपके पेपर्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने की पॉलिसीज़ हो या फिर आपका एजुकेशनल सोसाइटी का सिस्टम हो। वो कहीं मतलब कहीं ना कहीं तो नहीं, डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि आप रिसेंटली ही देख लीजिए, पहले नीट का पेपर लीक होता है और वो ओवरऑल में मतलब इंडिया का हाल है। फिर पीजी नीट का होता है कि पोस्टपोन हो जाता है। फिर यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जाता है, वहीं पटवारी का पेपर लीक हो जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 2 घोटाले इतने बड़े हुए हैं, पटवारी को लेके और इसको व्यापम घोटाला, जिसपे आज तक लोग सिर्फ चर्चा करते हैं लेकिन प्रोटेस्ट किसी ने नहीं किया। ऐसे हज़ारों परिवार हैं जिनकी लड़कियों को वो पहला और आखिरी मौका मिला था पेपर देने का। ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं जो एक बार ही फॉर्म भरने के पैसे जुटाकर पढ़ाई कर पाती हैं, नीट जैसे इतने हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम के अंदर आकर। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जब ही ईजी होंगी जब आप पॉलिटिकल पावर को समझेंगे, आप पॉलिटिक्स की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ये कोई आसमान से टपकी हुई चीज़ें नहीं है कि सडन आपका स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, पेपर हो गया, पेपर लीक हो गया, देन सिलेक्शन हो गया। ये सारा एक स्ट्रक्चर है जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आता है और इस स्ट्रक्चर को सही करने के लिए आपको उस स्ट्रक्चर का पार्ट बनना पड़ेगा। वहीं मैं बात करूंगी विमेन सेफ्टी और विमेन रिप्रेजेंटेशन की, तो हम देखते हैं कि महिलाएं आज भी 21st सेंचुरी में रहकर पैड्स की बात नहीं कर पाती हैं। आप इजीली जाकर मार्केट से भी पैड नहीं ले पाते हो। आप पंचायतों में देख लो या फिर नॉर्मल परिवारों में भी देख लो कि आप पैड के लिए इशारे करोगे, उनको छुपाने का एक वे अपनाओगे, चाहे वो साड़ी में रख लेना हुआ, चाहे वो। तो जब तक आपको एक सेफ प्लेस नहीं मिलेगा कि अगर मैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो आप मेरे पास इजीली आके बोल सकते हो कि दीदी पैड चाहिए, दीदी बाथरूम साफ नहीं है, दीदी पंचायत की बाथरूम साफ नहीं है, दीदी संसद भवन के बाथरूम में ये इशू है, दीदी प्रेगनेंसी लीव चाहिए, दीदी किसी तरीके की पीरियड्स में कोई दिक्कत आ रही है तो उस दौरान लीव चाहिए। ये सारी बातचीत तो कभी किसी से हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेल है और उनके साथ हम आज तक कंफर्टेबल नहीं हुए हैं इस तरीके की बातचीत करने को। बाकी और भी इश्यूज़ हैं, सेफ्टी से रिलेटेड, अब्यूज़ से रिलेटेड, हरासमेंट से रिलेटेड, और जो कि हर एक फील्ड में है। और बहुत सारी ऐसी कमेटी हैं जो बनी बस है लेकिन उनका एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन कमेटी में आज भी महिलाओं की कमी है। तो वो कमेटी तब ही चल पाएंगे जब पॉलिटिकल सिस्टम में महिलाएं आएंगी और वो
किसी ब्यूरोक्रेट का पार्ट बनेंगी, किसी पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनेंगी, किसी सोशल और एनजीओ का पार्ट बनेंगी, वो बहुत बात की बात है। लेकिन ये सारा जो है ना वो एक अम्ब्रेला के अंदर है जो कि हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए और उन चीज़ों को सुधार करने के लिए हमको खुद ही उनका पार्ट बनना पड़ेगा। विदाउट पॉलिटिकल अवेयरनेस और विदाउट creating interest in politics or without become a part of this politics we can't change anything। तो इसीलिए मैं मतलब एक रिक्वेस्ट करूँगी इवन यंग गर्ल्स से कि पॉलिटिकल सिस्टम वो है जो आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में भी दे सकता है, और पॉलिटिकल सिस्टम वो है कि जो आपके एक बार आ जाने से बहुत सारी चीज़ों को बदल भी सकता है। तो इसका पार्ट बने, इस पे अपने कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट जो भी आपके मन में है, या इसको आप सुधारना भी चाहते हैं तो अपने वो रिव्यू दें, क्योंकि विदाउट हमारी बात सुने वहाँ कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो जब हमें अपनी बात करनी है, बात आगे तक पहुँचानी है, तो उस बात को बोलने का एक स्टेप भी लेना पड़ेगा जो कि पॉलिटिकल सिस्टम में आपका एंट्री के तौर पे हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन के हो सकता है। और ऑफ कोर्स इसी से ही चेंज आएंगे, वो किसी भी लेवल पे हो, अर्बन वेदर इट इज़ रूरल, वो डिपेंड करेगा। लेकिन कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आज के टाइम में 21st सेंचुरी के बावजूद भी हमें अपने हक, हिस्सेदारी, विमेन रिप्रेजेंटेशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कन्या विवाह रुकवाओ, या जो भ्रूण हत्या है उसको रुकवाओ, इस तरीके की बातचीत करनी पड़ रही है, तो सोचिए कि हमारी कितनी ज़रूरत है। क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और सालों से लोग इस पर काम करते आ रहे हैं, उसके बाद भी बहुत कम परसेंटेज में इसमें कमी आई है। तो अगर जब तक हम उसका पार्ट नहीं बनेंगे तो विमेन के इश्यूज़ में सालों लग जाएंगे कि हम उसको कभी ख़त्म कर पाएँ। काफ़ी सीरियस और डेप्थ वाली बात की सदफ ने कि कई बार हमारे नेता लोग बोलते हैं कि दलदल को साफ करने के लिए हमें उसमें उतरना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपको अपना हक चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़, आपका जो सिस्टम है वो और इम्प्रूव हो पाए, उसमें आपको स्टेप लेना पड़ेगा, अंदर घुसना पड़ेगा, जिससे हम सिर्फ लॉ नहीं समझ पाएँ, हम पॉलिसी समझ पाएँ, क्या चेंजेस लाने वो समझ पाएँ, जो बात हमें हक से करनी है हम उन सारी चीज़ों को समझ पाएँ। मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि अगर आप चाहते हैं किसी भी फील्ड में अपनी बात रखना, और पहले उसको समझिए, उसमें उतरिए, उसके बाद आपको समझ में आएंगी चीज़ें, और होपफुली चीज़ें चेंज भी होंगी, आपके हित में होंगी। आखिरी सेक्शन की तरफ चलेंगे, रैपिड फायर राउंड की तरफ। आप अपनी कंट्री को एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगी? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। भोपाल को एक शब्द में कैसे डिफाइन करेंगे? झीलों का शहर। ऑफ कोर्स। कौन सी फेमस स्पॉट आपको भोपाल में बहुत पसंद है, या आपकी फेवरेट स्पॉट? शीतल दास की बगिया और मंदिर के पीछे साइड बैठना। काफ़ी अच्छी जगह, आप लोग विजिट कर सकते हैं, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, और किया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कितनी अच्छी लगती है, कितनी क्या इंस्पायर करता है आपको लोगों में जब आप उनके साथ काम करती हैं? लोगों का अटैचमेंट, कि आप बस प्यार से बोलिए, लोग आपको सुनने के लिए और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अभी तक आपने किसी ऐसे इंसान के साथ वर्क किया है क्या जो बहुत इंस्पायरिंग हो? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे हैं 2-3 नाम, पॉलिटिकल ही हैं तो वो स्पेसिफिक नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने मिला। और स्पेसिफिकली ये है कि उनकी आंखों में जो चेंज करने की आग दिखती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। यंग जनरेशन के लिए, या मैं स्पेसिफिकली बोलूँ क्योंकि हम नारी शक्ति पे और इंडियन लेडीज़ की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक्चुअली सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं को जो हम राजनीतिक तौर पे देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी का फेस बना हुआ देखते हैं, या फिर रैलियों में झंडा पकड़कर चलने वाली महिलाओं के तौर पे देखते हैं। तो मैं
एज अ वेमेन या एज अ पॉलिटिकल वेमेन यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हम किसी का झंडा पकड़ के, एक नाश्ते का डब्बा लेके या फिर केवल उनकी फ़ोटो का हिस्सा बनने के तौर पे राजनीति में नहीं आए हैं और ना ये हमारा अधिकार है। इस राजनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हम हिस्सा बने और पॉलिसी मेकिंग में हम अपना पूरा सहयोग दें और हमारे अकॉर्डिंग हमारी सेफ्टी, हमारी राइट्स, हमारी इंडिपेंडेंसी को देखते हुए वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं, उस राजनीति का हिस्सा बने और उस राजनीति का निर्माण करें। तभी हमारे देश में एक सही मायने में चेंजेस आएगा। तो वो महिलाएं नहीं हैं या मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आप 10 साल बाद किसी राजनीतिक पार्टी में तो देखते हैं लेकिन उनकी सिर्फ फोटोग्राफ्स का हिस्सा बने हुए या फिर उनके बैनर पोस्टर में लगी हुई फ़ोटो का बना हुआ या फिर उनके किसी भी रैली का एक झंडा पकड़ने के तौर पे या उनको आगे महिलाएं चलानी होती है इस तरीके में पहुंचते हुए। तो ना मैं वो महिला हूँ ना मैं उस तरीके की महिलाओं को राजनीति में लाना चाहूँगी, क्योंकि हम महिलाओं का अपना एक स्पेस है, अपनी एक आइडेंटिटी है और हमारे एक अपने राइट्स हैं और अपना फ्रीडम है जो कि हमें ये बताता है और ये हमें अधिकार दिलाता है कि हम उस राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है या उस कंट्री की राजनीति का हिस्सा है, ना कि उनकी फ़ोटोबाजी का और उनकी रैली का। तो सीमित नहीं होना चाहिए और ना सीमित अपने आप को बना लेना चाहिए कि ठीक है इतना ही पार्टिसिपेशन है, इतने में ही मैं खुश हूँ और यही मिल गया बहुत है। नहीं, आप बहुत आगे डिज़र्व करती हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हिस्सा हो जो उन्हें वोट नहीं देगा तो किसी की सरकार नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सदफ, हमें इसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी और हम चाहते थे कि मैं या मेरी जैसी जो भी ऑडियंस हैं जो हमें देख रहे हैं, हम इंस्पायर हों और हम लेडीज़ को पॉलिटिकल करियर में भी आगे बढ़ा पाएँ, जिससे हम समाज में अच्छा चेंज ला। जाने से पहले, क्योंकि हम ग्रीनरी को, प्लांटेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि वो प्लांटेशन करें, तो मैं अपनी गेस्ट को गिफ्ट देना चाहूँगी हमारी तरफ से, अपना पोस्ट की तरफ से। थैंक यू सो मच। तो पेड़ लगाइए क्योंकि जंगल बनाने से नहीं बनते, जंगल बने हुए हैं, उनको बचाना ज़रूरी है। आपके लाइक्स और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, हमारे गेस्ट के लिए बहुत मोटिवेटिंग है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पोस्ट।